हेलो एवरीवन, आपका वेक्टर के वीडियो में वेलकम है। हम लोग देखिए यहाँ वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो वेक्टर देखिए क्या होता है। इट इज ए टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का ये टाइप है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि पहले ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ये समझने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि फिजिक्स क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिक्स क्या होता है। व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं। फिजिक्स क्या है? इट इज स्टडी ऑफ नेचर। हमारे नेचर में जो कुछ भी हो रहा है उसको ही हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। जैसे हमने एक एप्पल गिराया ऊपर से तो वो नीचे गिरेगा, तो ये नेचर में सदियों से होता रहा है। तो हम इसी चीज को स्टडी करते हैं और लॉ बना के फिजिक्स में डाल रखा है। तो जब भी हम कुछ भी नेचर में हो रहा है उसको स्टडी करते हैं तो उसको लॉ के टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हमें कुछ क्वांटिटीज लगते हैं। तो ये जो क्वांटिटी होते हैं इनको ही हम नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? क्वांटिटीज which are used to explain laws of physics are called फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी में भी एक कंडीशन रहती है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वांटिटी को आप फिजिकल क्वांटिटी बना सकते हैं। केवल वही क्वांटिटी आप फिजिकल क्वांटिटी बना सकते हैं विच कैन बी मेजर्ड ना। अगर ऐसी क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड को हम फिजिकल क्वांटिटी में डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे बहुत खुश है कोई या बहुत दुखी है कोई, तो वो कितना खुश है या कितना दुखी है वो मेजर नहीं किया जा सकता। तो अगर कोई चीज मेजर नहीं की जा सकती तो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी के टाइप से डिफाइन नहीं कर सकते ना। तो ओनली दोज क्वांटिटीज which can be measured are defined as can be defined as can be defined as physical quantity। तो हमने फिजिकल क्वांटिटी देख लिया ना। अब हम इस फिजिकल क्वांटिटी की टाइप देखेंगे ना। नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो इसके दो टाइप हैं, एक होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। तो हम यही वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो स्केलर है इसके बारे में तो लगभग सारी चीजें आपको पता है, स्केलर को कैसे डील करना होता है। हमें यहाँ पे इस चैप्टर में मेनली वेक्टर के बारे में सीखना है। तो पहले थोड़ा थोड़ा हम स्केलर देख लेते हैं फिर वेक्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्केलर क्या होता है? स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटी होंगी जो
केवल मैग्नीट्यूड रखते हैं, उनमें डायरेक्शन नहीं होगा, और वो सिंपल स्केलर एडिशन फॉलो कर रहे होंगे ना। क्वांटिटीज which are having only magnitude are called scalar. They follow normal algebra. नॉर्मल अलजेब्रा मतलब जैसे हमें पता है कि 2 + 3 हमेशा 5 होता है, 2 × 3 हमेशा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन की तो ऐसे जरूरत नहीं है, 2 × 6 हमेशा 12 होता है। तो स्केलर जो होंगे वो नॉर्मल अलजेब्रा फॉलो कर रहे होंगे। मल्टीप्लीकेशन अभी हटाते हैं, अभी स्केलर में मेनली एडिशन सब्ट्रैक्शन पे फोकस करते हैं। 5 - 2 हमेशा ये कितना होगा, 3। तो अब अभी हम जब आगे वेक्टर पढ़ेंगे तो वेक्टर का अलजेब्रा थोड़ा अलग होगा। वेक्टर में अगर मान लीजिए एक साइड से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और एक साइड से 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो क्या यहाँ पे नेट फोर्स आप बोलेंगे 7 न्यूटन? यहाँ पे नेट फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स यहाँ पे आएगा 3 न्यूटन। तो देखिए इनका अलजेब्रा अलग है, वेक्टर का अलजेब्रा थोड़ा अलग होता है। 5 + 2 का सम यहाँ पे 3 आया ना, जबकि स्केलर होता तो 5 + 2 हमेशा 7 आता है। तो स्केलर का अलजेब्रा अलग होता है और वेक्टर का अलजेब्रा अलग होता है। वहां पे 5 + 2 7 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर यहीं पर हम लोग एक ही ब्लॉक पे एक ही डायरेक्शन में 5 भी लगाएं और 2 भी लगाएं, तो इनका सम फिर कितना आ जाएगा, 7 न्यूटन। तो इसलिए वेक्टर का अलजेब्रा अलग है। मेनली इसीलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टडी करेंगे, क्योंकि फिजिक्स में आपको जगह जगह फोर्स आएगी, वेलोसिटी आएंगे, डिस्प्लेसमेंट आएंगे, जो वेक्टर क्वांटिटी होंगे, और उनको आपको कभी ऐड करना पड़ेगा, कभी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए आप उनको स्केलर टाइप से नहीं डील कर सकते। तो इसीलिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले स्केलर हम थोड़ा समझ लेते हैं। स्केलर के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं जिनमें डायरेक्शन नहीं है? तो जैसे हो गया मास, स्पीड, डिस्टेंस, वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक करंट, प्रेशर, टाइम। देखिए बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज जो होंगे, जो अभी हम यहाँ पे सब कुछ नहीं देख लेंगे ना, ये धीमे धीमे हम जैसे जैसे आगे फिजिक्स पढ़ते जाएंगे वो आते जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप सब बैठ के रटने में लगे हुए हो कि कौन कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन कौन सी वेक्टर। जो जो हम चैप्टर में पढ़ते जाएंगे उसमें आते जाएंगे, उनको हम देखते जाएंगे ना, याद नहीं रखना अभी से स्टार्टिंग में सबको। अब इसमें देखिए ये दो क्वांटिटी थोड़े इंपॉर्टेंट है जिनमें कंफ्यूजन होता है। एक तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट हुआ और प्रेशर हुआ ना, इनमें कई बार कंफ्यूजन होता है कि ये स्केलर है या वेक्टर। तो इनको आप अलग से अंडरलाइन करके रखिए कि ये स्केलर है। स्केलर क्यों है? क्योंकि देखिए जैसे हमने देखा कि फोर्स में 2 न्यूटन + 5 न्यूटन ऐसे अपोजिट में लग रहे हैं, तो यहाँ पे 3 न्यूटन नेट आया। लेकिन अगर इधर से एक वायर से 5 एम्पियर करंट आ रही है और दूसरे साइड से एक वायर से 2 एम्पियर करंट आ रही है और ये सब मान लीजिए इधर को जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे 7 एम्पियर करंट जाएगी ना, करंट का कोई लॉस नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि 5 और 2 अपोजिट में तो 3 एम्पियर जाएगी ना। तो इसका मतलब क्या है, जो करंट है वो नॉर्मल स्केलर एडिशन फॉलो करता है ना। देखने में हमें लगता है कि कोई वायर है उसमें आए करंट जा रही है तो वहां पे वेक्टर है क्या, बट ऐसा नहीं है ना, इस डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है। यहाँ पे बस क्या है, जिधर वायर है उधर को चार्ज फ्लो करके जाता जा रहा है, जिधर उसको रास्ता मिलेगा उधर वो फ्लो करता जाएगा चार्ज। तो ये क्या है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट फॉलो स्केलर एडिशन। So it is kept under scalar category.
सेम वे में प्रेशर होता है। देखिए यहाँ पे प्रेशर से पहले हम टाइम समझ लेते हैं। ऐसी चीजें जिनका डायरेक्शन फिक्स है, वो जैसे टाइम है, टाइम हमेशा क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि टाइम किधर जा रहा है ना, टाइम हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसी चीजें जिनका डायरेक्शन फिक्स होता है, वहां पे आपको डायरेक्शन का कोई सेंस ही नहीं है ना डायरेक्शन बताने का, तो उन चीजों को भी हम स्केलर में रखते हैं। वो नॉर्मल स्केलर एडिशन ही फॉलो करेंगे। जैसे 2 आवर प्लस 3 आवर हमेशा 5 आवर होगा ना, वहां पे कभी ऐसा मैजिक नहीं होगा कि 2 आवर माइनस प्लस 3 आवर कर रहे हैं जैसे यहाँ पे कर रहे हैं, 5 आवर प्लस 2 आवर कर रहे हैं तो 3 आवर मिल रहा है ना, ऐसा कोई मैजिक नहीं होगा। टाइम हमेशा ऐड होगा। तो जहां पे भी चीजों के डायरेक्शन फिक्स होते हैं, अलग से बताने की जरूरत नहीं है, तो उनको हम स्केलर में रखते हैं ना, तो टाइम भी क्या है, स्केलर में होगा। सेम वे में ही हमारा प्रेशर होता है। प्रेशर क्या है, प्रेशर हम लोग किसी भी सरफेस के किसी पॉइंट पे डिफाइन करते हैं। अगर इस पॉइंट पे कुछ डीएफ फोर्स लग रहा है, छोटा सा डीएफ मतलब बहुत ही स्मॉल फोर्स, और यहाँ का एरिया एक छोटा सा डीए है, तो इस पॉइंट पे हम प्रेशर कितना बोलेंगे, डीएफ अपॉन में डीए। तो देखिए हम लोग प्रेशर देख रहे हैं, तो प्रेशर किसी भी पॉइंट पे कैसे डिफाइन है, उस पॉइंट पे हम छोटा सा एक एरिया लेंगे, डीए मतलब बहुत ही स्मॉल एरिया, और उस पर जो परपेंडिकुलर वाला फोर्स लग रहा होगा, हमेशा परपेंडिकुलर वाला फोर्स अपॉन एरिया करके हम प्रेशर डिफाइन करते हैं। तो मतलब जो प्रेशर हुआ वो कैसे लगता है, हमेशा परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो उसका डायरेक्शन भी फिक्स है, परपेंडिकुलर। अगर हमने कहीं पे भी बोला कि इस सरफेस पे प्रेशर पड़ रहा है, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि प्रेशर किस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर। तो ऐसी चीजें जहां पे डायरेक्शन डिफाइन कर बताने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी में आएंगी ना? ये डायरेक्शन लिखा है ना, डायरेक्शन ऑफ प्रेशर जो हम लेते हैं विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो ये हमने कुछ क्वांटिटी, देखिए प्रेशर का डायरेक्शन मतलब ये इस फोर्स की डायरेक्शन की बात हो रही है ना, और इसको स्केलर कैटेगरी में रखेंगे। तो हमने स्केलर के टाइप देख लिए। स्केलर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर। कोई भी स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ ऐसे करते हैं, एक्स इक्वल टू कुछ एन इंटू यू, मतलब हम जो भी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं उसके लिए एक सिंबल बनाते हैं। जैसे हम यहाँ पे कोई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिए लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम ऐसे लिख देंगे कि एल इक्वल टू कुछ, मान लो आपने कहीं पे कोई लेंथ मेजर किया 5 मीटर आया, तो आपने, या मास, एक मिनट, लेंथ को हटाइए अभी, मान लीजिए हमने मास मेजर किया तो मास आया 5 kg। तो हमने यहाँ पे जो भी फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है, मास, तो मास के लिए एक सिंबल सोचा कि क्या लेंगे, तो मान लीजिए मास है तो एम लिया, फिर वो जो भी उसका मैग्नीट्यूड है वो लेंगे और यूनिट, तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कोई सिंबल की बात चल रही ना, फिर यहाँ पे मैग्नीट्यूड और ये यूनिट होगा, तो हमेशा रिप्रेजेंटेशन में हम लोग ऐसे ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखिए नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर के बारे में ना। सेकेंड टाइप जो है हमारा वो क्या है, वेक्टर। तो वेक्टर देखिए क्या है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और इसके साथ साथ वो वेक्टर के जो एडिशन के लॉ हैं वो भी फॉलो करे। वेक्टर
एडिशन लॉ अगर वो फॉलो कर रहा है तो हम उसको वेक्टर की कैटेगरी में रखेंगे। तो जैसे हमने देखा कि भाई इलेक्ट्रिक करंट था, वहां मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन था, बट वो वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो नहीं कर रहा था, तो उसको हमने वेक्टर में नहीं रखा। तो ऐसी क्वांटिटी जो ये तीनों फॉलो करेंगे तभी हम उसको वेक्टर की कैटेगरी में रखेंगे। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, तो कुछ एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपको सारे एग्जाम्पल अभी याद कर लेने ना, कुछ जो मैं लिख रहा हूँ उतना याद रखिए, बाकी हम लोग धीमे धीमे देखते जाएंगे। तो जैसे इसमें एक होगा फोर्स, वेलोसिटी, एक्सिलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, एरिया। तो ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज हैं जो हमने डिफाइन कर रखे हैं। अब इनमें देखिए कुछ कुछ जो क्वांटिटीज हैं उन क्वांटिटीज में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन होता है। तो जैसे एक इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी हुआ, एक हमारा ये इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी जो है, एक ये वाला जहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, और एरिया। तो इनका हमें ध्यान रखना है। तो ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज में डायरेक्शन है नहीं, बट हमने उनको डायरेक्शन उनके साथ एसोसिएट कर दिया है। तो जैसे एरिया है, तो एरिया आपको लगेगा कि एरिया में कहाँ पे डायरेक्शन है। हमने जैसे कोई एरिया बनाया, हमने कोई ऐसा एरिया बनाया एक कोई, तो इसमें डायरेक्शन कहाँ पे आ गया, तो हमने यहाँ पे एरिया के साथ डायरेक्शन एसोसिएट कर दिया ना। यहाँ पे डायरेक्शन हमने कैसे लिया है, जो भी एरिया होता है एरिया के सरफेस के परपेंडिकुलर ना, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने एरिया का डायरेक्शन दिया हुआ है ना, ये हमने एसोसिएट कर दिया है। इसका फायदा क्या है वो हमें आगे समझ आएगा, बट आपको याद रखना है कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सरफेस। सेम वे में हमने इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी को भी डायरेक्शन असाइन किया है। हमें पता है कि अगर हम कोई भी वायर ले लें, जैसे हमने एक वायर लिया और इसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इससे पूरी आई करंट जा रही है, तो पहले तो हम इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी को जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और जे को डिफाइन कैसे करते हैं, करंट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया। तो अगर पूरे ए एरिया से आई करंट जा रही है तो जे की वैल्यू ये हुई, और फिर हम इसको डायरेक्शन देते हैं, जिधर को करंट जा रही होगी, करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में जा रही है, तो हमने ये डायरेक्शन ही जे को असाइन किया है। अब ये क्या है, ये ज्यादा डिटेल हम अब आगे समझेंगे, बस अभी आप इतना याद कर लीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी को वेक्टर बोला जाता है और इसका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होता है। तो ये क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन will be in direction of current। तो ये हमने कुछ वेक्टर और स्केलर के टाइप देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर।
देखिए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के मेनली हमारे पास दो तरीके रहते हैं, जिसमें एक होता है हमारा ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल मेथड, ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल मेथड। तो ये देखिए जो ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल मेथड होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए कोई ब्लॉक है, उस पे इधर को 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो हमने फोर्स को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे एरो बना देते हैं, जिस डायरेक्शन में लग रहा है उस डायरेक्शन में ऐसे हमने एरो बना दिया ना। और 10 न्यूटन है तो 10 न्यूटन के लिए हमने कुछ स्केल मान लिया कि मान लीजिए 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 10 न्यूटन मतलब 10 सेंटीमीटर की एक हमने लाइन बना दी उस डायरेक्शन में। और इसका जो ये हेड होगा ना, ये हेड उसका डायरेक्शन दिखा रहा होगा। तो ऐसे करके हम रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कोई पार्टिकल जा रहा है इस डायरेक्शन में और उसकी वेलोसिटी है कुछ 10 मीटर पर सेकेंड, तो हमने कुछ स्केल बना लिया कि 2 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने जैसे 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की ना, तो इस रिप्रेजेंटेशन में ये जो हेड है ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका जो ये इस वाले पार्ट को टेल बोलेंगे, और इसका ये जो वेक्टर का ये लेंथ होगा ना, इसका जो लेंथ होगा वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है वेक्टर का। तो अगर हमें 10 मीटर पर सेकेंड दिखाना है तो जिधर को जा रहा है उधर हमने एक स्केल बनाया, जैसे 2 मीटर पर सेकेंड 1 सेंटीमीटर है, तो अगर हम इस डायरेक्शन में ऐसे 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो वो 5 सेंटीमीटर की लाइन क्या हो जाएगी, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो रहा होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब ऐसे मॉड लगा के लिखते हैं। ये मॉड वगैरह अभी छोड़िए, अभी थोड़ा आगे पढ़ने के बाद हम समझेंगे ना, अभी मॉड हटा देते हैं। वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो ये हमारा जो वेक्टर होगा ये 10 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला पार्ट उसका डायरेक्शन बता रहा है, और 5 सेंटीमीटर ये जो लेंथ है, इस लेंथ के थ्रू हम लोग मैग्नीट्यूड समझ रहे हैं। तो एक तो तरीका हुआ एरो बना करके ना, इसको हम ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल मेथड बोलते हैं। फिर एक दूसरा, टोटल हमारे 3 मेथड हम यहाँ देखेंगे। फिर एक होता है सिंबॉलिक मेथड। सिंबॉलिक मेथड में हम लोग सिंबल से दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि कहीं फोर्स की, कि एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, तो हम फोर्स के लिए ऐसे एफ सिंबल बना देते हैं और उसके ऊपर एरो बना देते हैं। वेलोसिटी की बात हो रही है तो वी लिखा, उसके ऊपर एरो बना दिया। तो ये जो लेटर्स होंगे ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। इनमें जो ये एरो होता है, ये एरो बस सिंबल का पार्ट है ना, ये एरो के थ्रू हम डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पर कोई पार्टिकल पे फोर्स ऊपर को लग रहा है तो वहां सिंबल में ऐसे दिखा रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। ये एरो हमारा डायरेक्शन नहीं बता रहा है, ये एरो केवल सिंबल का पार्ट है। फोर्स किधर भी लगेगा हम एरो हमेशा इधर ही बनाएंगे। अब ये जो सिंबल में हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल में अगर हम ऐसे लगा दें, सॉरी, अगर ये जो होता है इसको हम बोलते हैं सिंगल लेटर रिप्रेजेंटेशन। इसके अलावा डबल लेटर रिप्रेजेंटेशन भी होता है। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए वेक्टर है कोई, इसके टेल को आपने ए बोला, हेड को बी बोला, तो हम इसको डबल लेटर से ऐसे लिख के दिखाते हैं, ए बी वेक्टर। तो ए जो होता है, पहले जो लिखा होता है वो टेल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और जो बाद में लिखा होगा वो हमेशा हेड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हमेशा
ऐसे डबल लेटर भी हम यूज कर सकते हैं ना, कहीं पे भी मान लीजिए कोई वेक्टर ऐसे दिया हुआ है ना, ये p लिखा है, ये q लिखा है, तो इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, p q वेक्टर। हमेशा हेड जो होगा, फाइनल जो हमारा एरो होगा वो फाइनल पॉइंट की तरफ होगा ना, q पे यहाँ पे देख रहे हैं ना फाइनल पॉइंट है, तो एरो भी हमेशा फाइनल पॉइंट पे होगा। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है इसको हम बोलते हैं डबल लेटर रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें हम मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, जैसे सिंगल लेटर है एफ वेक्टर था, तो उसके आगे हम ऐसे मॉड लगा देते हैं ना, ये इसको हम ये दो वर्टिकल लाइन जो बनाए इसको मॉड बोलते हैं। तो मॉड एफ, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। जब हम मॉड एफ बोल रहे हैं तो केवल मैग्नीट्यूड सोचना है, डायरेक्शन नहीं। या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, केवल एफ लिख दिया ऊपर से एरो हटा दिया, तो ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम चीज डबल लेटर में भी, अगर ए बी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप ऐसे मॉड लगा दोगे ना, मॉड क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड। या फिर केवल आप ए बी लिख दो तो ये भी क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड। अब ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उसमें एक और भी यूज होता है जो कि नॉर्मली हम लोग यूज नहीं करते, बुक्स वगैरह में यूज होता है, बोल्ड लेटर रिप्रेजेंटेशन ना। बोल्ड लेटर जैसे बुक्स वगैरह में आप कई बार देखोगे कि कोई लेटर अचानक से बोल्ड हो गया, फिजिक्स से आप पढ़ रहे हो उसमें अचानक से कोई लेटर बोल्ड में लिखा है, तो उसका मतलब होगा कि वहां पर वो वाला लेटर वेक्टर है ना? तो वो वहां पे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कई बार टेस्ट वगैरह में ऐसे आ जाता है कि कोई क्वांटिटी को सिंबल में लिखा हुआ है वो बोल्ड लेटर में है, और हम ध्यान नहीं देते, हम उसको स्केलर के टाइप से सॉल्व करते जाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि कहीं पे भी बोल्ड लेटर आया है तो वो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और जब बोल्ड लेटर में रिप्रेजेंटेशन होगा तो मैग्नीट्यूड कैसे दिखाएंगे, ऐसे इटैलिक में लिख करके। बोल्ड लेटर रिप्रेजेंटेशन में मैग्नीट्यूड हम ऐसे इटैलिक में लिख के दिखाते हैं। फिर इसके अलावा हमारे दो रिप्रेजेंटेशन के टाइप हुए, एक ज्योमेट्रिकल एक सिंबॉलिक, फिर एक और टाइप होगा जिसको हम बोलेंगे मैथमेटिकल मेथड। मैथमेटिकल मेथड में हम ऐसे लिख के दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फोर्स ऐसे लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये मान लीजिए ईस्ट है, ये नॉर्थ है, इधर को वेस्ट है, इधर को साउथ है, और मान लीजिए ये 30 डिग्री पर एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो हम एफ को ऐसे लिखेंगे, एफ इज 10 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट ना। हम हमेशा क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड लिखते हैं और साथ में एंगल बताते हैं। तो अब देखिए नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब होता है हमेशा ऑफ ईस्ट, जो बाद में होगा उसके साथ एंगल जो रहता है वो लिखते हैं। अगर 30 डिग्री ईस्ट से है तो बाद में ईस्ट आना चाहिए ना? अगर यहाँ पे हम नॉर्थ से देखें तो 60 डिग्री है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। दूसरा तरीका हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ ना। अगर कभी कोई चीज एग्जैक्टली 20 से जा रहा है, मान लीजिए कोई की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और ईस्ट से 45 डिग्री पर, तो अब देखिए यहाँ पे दोनों से एंगल सेम है, तो यहाँ ये बताने की जरूरत नहीं है कि 45 डिग्री इससे या उससे, तो यहाँ पे हम केवल ऐसे लिख देते हैं, वेलोसिटी वेक्टर इज 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट ना। नॉर्थ ईस्ट लिखने का मतलब हुआ कि वो एग्जैक्टली उनके बीच से जा रहा है। तो एक ये भी तरीका होता है जिसको हम मैथमेटिकल मेथड बोलते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देख रहे हैं
कुछ बेसिक नोट हम ध्यान रखेंगे यहाँ पे, कुछ बेसिक पॉइंट। तो अब रिप्रेजेंटेशन हो गया, अब हमें एक ये पॉइंट ध्यान रखना है कि कोई भी अगर आपको वेक्टर दिया है तो आप उस वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट करके कहीं पे भी बना सकते हो, उससे वेक्टर का मीनिंग चेंज नहीं होगा ना। जैसे आपने मान लीजिए कोई वेलोसिटी वेक्टर कहीं यहाँ पे बनाया है, तो आप इसको उठा करके इसके पैरेलल उठा के कहीं पे भी ऐसे रख दो, उससे उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा ना। तो हम इसको ऐसे ध्यान रखेंगे कि अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड टू anywhere in space parallel to itself ना। आप उसके पैरेलल कोई भी एक ए वेक्टर है, तो इस ए वेक्टर को उठा के आप इसके पैरेलल कहीं पे भी बना दो, उससे उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा ना। ऐसा नहीं कि कोई एक फिक्स जगह वहीं पे वेक्टर बनाना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट एक और हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में एक तो ये था, दूसरा पॉइंट था कि दो वेक्टर के बीच में एंगल का क्या मतलब होगा ना। एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो अब देखिए, जैसे आपने मान लीजिए एक वेक्टर ये लिया ए और एक वेक्टर कोई है बी, हमें इनके बीच का एंगल समझना है। तो अब इसको आप ऐसे सोच सकते हो कि हो सकता है कि एक वेक्टर का हेड है और इसको हमने पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ रख दिया। तो इसमें कई तरह से आप सोच सकते हैं कि एक वेक्टर ए है और बी को पैरेलल शिफ्ट करके लाए ऐसे। तो कोई ये बोल सकता है कि भाई ये वाला एंगल बिटवीन टू वेक्टर है। कोई ये बोल सकता है कि हमने बी को उठा करके यहाँ रख दिया है, एक बी का टेल उठा करके ए के टेल पे रख दिया, तो ये वाला एंगल बिटवीन टू वेक्टर है। या फिर हो सकता है कि आपने बी को उठा करके बी का हेड यहाँ पे ए के हेड पे रख दिया पैरेलल शिफ्ट करके, तो जो एंगल बना वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर है। तो अब किसको बोला जाए कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर है। यहाँ पे ऐसे तीन कंडीशन बन रहे हैं, तो हमें एक फिक्स करना पड़ेगा। अगर हम फिक्स नहीं करेंगे तो फिर कंफ्यूजन की कंडीशन बनी रहेगी, कैसे बोला जाए। हमने बोला कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर 30 डिग्री है, तो कोई ये डायग्राम बना सकता है, कोई ऐसा कोई ऐसा, तो ऐसे कई सारे पॉसिबिलिटीज होंगे। तो ये फिक्स कर दिया गया कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर का क्या मतलब है, व्हेन टेल्स ऑफ टू वेक्टर, जैसे हमने बी का टेल उठा के ए के टेल पे रख दिया, जब टेल ऑफ टू वेक्टर और हेड ऑफ टू वेक्टर कोइंसाइड हो रहे हैं, तो एट दैट टाइम स्मॉलर एंगल विल बी टेकन एज एंगल बिटवीन टू वेक्टर। स्मॉलर क्यों, क्योंकि ये बाहर वाला भी एंगल है, बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला एंगल जो होगा यहाँ पे, ये वाला जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो यहाँ पे ये वाला डायग्राम सही नहीं है ना। आप दोनों बना करके सारे डायग्राम बनाइए, उसमें जो गलत है वो बना के कट करिए और सही वाले ऐसे राइट टिक करिए। और डिफाइन कैसे कर रहे हैं, व्हेन हेड ऑफ टू वेक्टर और टेल ऑफ टू वेक्टर आर coinciding at that time, smaller angle is taken as angle between two वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है कि अक्सर हमें ऐसी भी जरूरत पड़ जाएगी जब कोई डायग्राम दिया होगा प्रॉब्लम में और उसमें हेड और टेल कोइंसाइड हो रहे हैं, उसी में सॉल्व करना है। तो वहां पे देखिए आप ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे ये एक वेक्टर ए है और उसके टेल से बी वेक्टर गया है, तो अगर मैं बी को उसके पैरेलल शिफ्ट करके इस बी वेक्टर को उठा के यहाँ रख दूं ऐसे, तो इससे क्या हो जाएगा, अगर मैंने बी वेक्टर को उठा के यहाँ रख दिया तो मुझे पता है कि ये वाला एंगल बोल सकता हूँ एंगल बिटवीन ए एंड बी है। और अगर मैं ए को आगे एक्सटेंड कर दूं तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा ही आएगा ना।
तो इसका मतलब अगर एक वेक्टर का ये एंगल तो सेम होगा ना, और ये हम बोल सकते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर है, मतलब ये है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो इसका मतलब जब हेड और टेल कोइंसाइड हो रहे हैं तो आप हेड को एक्सटेंड कर दो, तो ये जो बाहर वाला एंगल होगा उसको हम बोल सकते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप टेल को पीछे एक्सटेंड कर दो। अगर आप टेल को पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये जो अपोजिट में एंगल आएगा वो भी देख रहे हैं अपोजिट एंगल थीटा ही होगा। तो जब भी दो वेक्टर कॉन्साइड हो रहे हैं ना, हेड और टेल, तो या तो टेल को पीछे बढ़ा दो या हेड को आगे बढ़ा दो, और फिर ये एंगल देख लो बाहर वाले, तो ये जो एंगल होंगे इनको ही हम बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो ये पॉइंट नोट कर लेते हैं कि when head and tail of two vector are coinciding at that time, either extend head or tail, either extend head of one vector, हेड मतलब जो कंसाइड हो रहा है वेक्टर उसका हेड, हेड ऑफ वन वेक्टर और टेल ऑफ अदर वेक्टर एंड फाइंड एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, सभी को क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? अब नेक्स्ट अब हम लोग देखने जा रहे हैं वेक्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स, जिनको आप टाइप ऑफ वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो कुछ हम लोग अब टाइप ऑफ वेक्टर्स देखने जा रहे हैं। तो इसमें जैसे हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कोलिनियर वेक्टर्स। ये अक्सर हमें ऐसे वर्ड्स यूज होंगे कि कोलिनियर वेक्टर, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या बात चल रही है। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर तो जैसे ये नाम से क्लियर है, कोलिनियर मतलब जो एक लाइन में आने वाले वेक्टर्स होंगे उन सबको हम कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। तो जैसे कि ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये सारे क्या है एक लाइन में आ रहे हैं, तो एक लाइन में आने वाले वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। फिर दूसरा होगा, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि वेक्टर्स लाइंग इन सेम लाइन। दूसरा हमारा होगा पैरेलल वेक्टर या फिर लाइक वेक्टर। पैरेलल या लाइक वेक्टर किसको बोलेंगे? ऐसे वेक्टर जो कि पैरेलल हैं, नाम से ही क्लियर है कि अगर एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, कोई ऐसे वेक्टर्स हैं, ये सब क्या है? पैरेलल वेक्टर है। पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, बस उनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। फिर एक टाइप होगा एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल नाम से क्लियर है, ऐसे वेक्टर जो कि अपोजिट में हो ना, इस टाइप से हो सकता है ये मैग्नीट्यूड में सेम हो या ना हो, लेकिन डायरेक्शन वाइज अगर अपोजिट है तो उनको हम लोग एंटी पैरेलल वो वेक्टर बोलेंगे। फिर एक टाइप होगा को इनिशियल, को इनिशियल वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा उनको हम लोग को इनिशियल में बोलेंगे। जैसे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये है, ये सबके क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो हम इनको को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। फिर एक होगा को प्लेनर।
कोप्लेनर वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर जो कि एक प्लेन में लाई कर रहे हो। मान लीजिए आपने कोई एक प्लेन लिया, मान लीजिए मैंने ये स्क्रीन के प्लेन में ऐसा एक प्लेन बनाया हुआ है, तो इस स्क्रीन के प्लेन में जितने भी वेक्टर्स लाई कर रहे हैं, किधर भी हो, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है उनका, ये सारे वेक्टर क्या है, कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। उनके मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, डायरेक्शन सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बट वो सब एक प्लेन में है, तो उनको हम कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। फिर एक होगा जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, जिसको हम लोग नल वेक्टर भी बोलते हैं। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा उसको हम लोग नल वेक्टर बोलते हैं। अब देखिए ये नल वेक्टर डिफाइन करने का पर्पज क्या है, तो जब जीरो मैग्नीट्यूड है तो क्यों ही डिफाइन किया, तो पर्पज बस इतना है कि जैसे हमें पता है कि अगर हम मान लीजिए 5 kg को में 5 kg ऐड करेंगे तो हमें 10 kg मिला, मतलब हम जिस टाइप की क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट भी उसी टाइप का मिलेगा ना। केजी मास को ऐड कर रहे हैं तो मास मिलेगा। अब मान लीजिए कहीं पे आपने फोर्स को फोर्स से ऐड किया, तो हमने इधर को 5 न्यूटन लगाया और इधर से 5 न्यूटन लगाया, और हम यहाँ पे बोल रहे हैं नेट कितना है, तो हम केवल जीरो बोल दें, तो ये वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड किया और जीरो मतलब एक स्केलर बोलें तो वो सही नहीं है, तो इसलिए जीरो वेक्टर बनाया गया ना कि यहाँ फोर्स कितना है, जीरो वेक्टर, 0 न्यूटन है। न्यूटन को न्यूटन में ऐड किया तो न्यूटन में आना चाहिए, वेक्टर में आना चाहिए, तो इस पर्पज से बनाया गया है। मतलब एक तरह से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि लॉज वायलेट ना हो ना, बाकी उनका और कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है ऐसा। फिर नेक्स्ट है हमारा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जैसे नाम से पता चल रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा वो यूनिट वेक्टर होंगे ना, वेक्टर विथ यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के लिए हमने अलग से सिंबल भी बनाया हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है ए जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये एक यूनिट वेक्टर है, तो अब ए के ऊपर हम क्या करेंगे, ऐसे कैप लगा देते हैं। कोई भी वेक्टर के ऊपर कैप लगाए तो इसका मतलब होता है कि इस वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड देखेंगे तो वो 1 आएगा। कहीं पे हमने जैसे लिखा बी और वो यूनिट वेक्टर है, तो हम बी के ऊपर एरो ना बना के ऐसे कैप लगा देते हैं। बी कैप लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर है। कोई भी चीज के ऊपर अगर कैप लगाए तो उसका मतलब होगा वो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर कोई भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं ना। कुछ हमने स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर भी डिफाइन किए हुए हैं, तो इनके लिए आपको वही सिंबल यूज करना है जो डिफाइन है, स्टैंडर्ड वेक्टर। स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये हमने कोई प्लेन लिया हुआ है और मान लीजिए इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस लिया है, इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस और इस डायरेक्शन में जेड एक्सिस। तो जो भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर्स होंगे उन सबको हमने आई कैप लिख दिया है। मतलब कहीं पे भी आई कैप लिखा है तो फिर आप सीधे समझ जाओगे कि वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर की बात हो रही है। कोई भी वेक्टर अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग है और यूनिट मैग्नीट्यूड का है तो उसको हम जे कैप से डिनोट करते हैं, और जेड एक्सिस के लॉन्ग है तो उसको हम लोग के कैप से डिनोट करते हैं। तो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर कौन कौन से बनाए गए हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। ये आई कैप हमेशा किधर होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग,
ना, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है कि आई कैप ले रहे हो और वाई एक्सिस में दिखा रहे हो ना, ये सब स्टैंडर्ड है। कहीं पे भी आप आई कैप लिखोगे तो उसका मीनिंग यही होगा। सेम वे में जे कैप मतलब वाई एक्सिस के लॉन्ग, और के कैप मतलब जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो देखिए हम लोग यहाँ पे ये देख रहे थे कि अगर हम कोई वेक्टर में कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता, केवल उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। और जब ये मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा तो ये नया वेक्टर बन जाएगा ना। अब इसको ए वेक्टर नहीं बोलेंगे, ये एक नया वेक्टर है, तो आप कुछ बी बोल दीजिए, सी बोल दीजिए, कुछ भी ऐसे ले लेंगे। और अगर हम लोग उसमें निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन जो होगा उसका रिवर्स हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड भी फिर उतने फैक्टर से चेंज हो जाएगा। फिर एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि अगर हम कोई वेक्टर को जितना उसका मैग्नीट्यूड है उतने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर इसका था मैग्नीट्यूड, आपने 5 से डिवाइड किया, तो अब जो नया वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। मतलब कोई भी वेक्टर को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर देंगे तो वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला याद रखना है, हम आगे यूज करेंगे। और अगर हम इसको ऐसे सोचे कि इसको इस साइड ले आए तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं ए वेक्टर बराबर होगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। तो कहीं पे भी वेक्टर लिखना होगा तो हम ये तरीका यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें कहीं पे लिखना है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 5 आई कैप। ये मान लीजिए कोई ए वेक्टर है तो हम उसको ऐसे लिख दीजिए 5 आई कैप। तो 5 उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है और आई कैप उसका डायरेक्शन बता रहा है। अगर वाई एक्सिस में कुछ 5 है तो 5 जे कैप। तो ऐसे हम मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करके वेक्टर बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग वेक्टर अलजेब्रा नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।